हाय एवरीवन। मैंने उस दिन अपने इससे पहले वाले वीडियो में बोला था कि आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो, बट आई रियली डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक बिकॉज माई मेन मोटो इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट हाउ मच टाइम it will take. So today's topic, which is I'm going to teach you, is one of the most important and interesting topic as well. So let's have a look. होप यू गैस विल लव इट बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से इसको आप लोगों के में पहुंचाने की कोशिश की है। मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बनाऊंगी बिकॉज जैसा हम लोग NCERT में देखते हैं कि वो बहुत मतलब ऐसे तो इजी दिया हुआ है, लेकिन उसको समझने में थ्रू डायग्राम्स थोड़े मुश्किल होते हैं। बट आई विल श्योरली do my best to make you understand all the concept of today. So let's start. उस दिन मैंने एरोबिक रिस्पिरेशन का बताया था जिसमें 2 पार्ट थे, जिसमें ग्लूकोज के थ्रू ग्लूकोज से हम लोग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हम लोग 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाते हैं जो साइटोप्लाज्म में होता है। एंड देन वी गो इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, फिर मैट्रिक्स में जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने एक डायग्राम दिया था जिसमें 3 लेयर्स होते हैं, लाइक आउटर मेम्ब्रेन, इनर एंड देन मैट्रिक्स। तो जो भी आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज़ क्रेब्स साइकिल, क्योंकि उस दिन मैंने एक इक्वेशन बताया था एंड दैट इक्वेशन वाज दिस। ये जो होता है ये मैट्रिक्स में होता है। कैसे करेंगे, बस मैं एक छोटा सा भी इक्वेशन देख के बता रही हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं क्रेब्स साइकिल में। मैंने उस दिन एक चीज़ बताया था कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है इसको हम लोग लिंक कहते हैं। दिस इज लाइक लिंकिंग बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस, sorry this marker is not running so good, glycolysis and Krebs cycle। क्योंकि ये जो हमें पायरुविक एसिड से जो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, यही एसिटाइल कोएंजाइम हमें और किसी का ज़्यादा कोई काम नहीं है। एसिटाइल कोएंजाइम इसके बारे में मैंने पढ़ाया है, तो इफ़ यू वांना वॉच माय प्रीवियस वीडियो देन यू कैन वॉच इट। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो अभी ये वाला देखो कि जैसे ओवरऑल क्या इक्वेशन निकला था। जो पायरुविक एसिड था उसमें अगर हम लोग पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज दिए तो उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। इसमें हम लोग कोएंजाइम्स भी यूज़ करें, NAD+ दिए, तो इसमें ये जो बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये लिंक है ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस से लिंक क्यों बोल रहा है? बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस में हमारा लास्ट क्या बन रहा है? पायरुविक एसिड, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ और उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए जो हमारे प्रोडक्ट में बन रहा है ये जा रहा है क्रेब्स साइकिल में। तो क्या हुआ? लिंक हुआ ना, क्योंकि पायरुविक एसिड से ही एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट को और फिर क्रेब्स साइकिल में जो भी होगा उसका प्रोडक्ट बना रहा है ना, तो इसलिए इसको हम लोग लिंकिंग कहते हैं। क्योंकि इसमें हमें और किसी का काम नहीं है। जो NADH है ये हमें सिर्फ ATP निकालने का काम है। आज मैं सब कुछ बताऊँगी। टोटल कितना मैंने बताया था उस दिन 38 ATP निकलता है। तो कैसे निकलता है, क्या क्या होता है, तो धीरे धीरे समझते हैं। बस इतना समझ जाओ कि ये एक जो इक्वेशन है, अब ये कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, कैसे जाता है। सो लेट्स हैव अ लुक। देखो क्रेब्स साइकिल है, ठीक है। इसको साइंटिस्ट दिए थे, वो जो हैंस क्रेब्स साइंटिस्ट ने दिया था, उसी के वजह से इसका नाम क्रेब्स साइकिल पड़ा है। सबसे पहले क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। वो कैसा साइक्लिक प्रोसेस होता है तो मैं अभी एक डायग्राम देख के समझाऊंगी। तो बस इतना अभी समझो कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। वो साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू हमें ATP निकलता है और फिर वही धीरे धीरे ATP जमा कर करके हम लोग 38 ATP निकालते हैं। उसके बाद देखो, इसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब बोलो कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट साइट्रिक एसिड बनता है एंड साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है ट्राई, मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है COOH, ये 3 टाइम्स होते हैं, 3 टाइम्स COOH। दैट्स वाई 3 को क्या कहते हैं, ट्राई। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम लोग ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं, विच इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो देखो इसमें होता क्या है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना। जैसे ये पूरा ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म में। देखो ये पूरा सेल है, ठीक है।
इसके अंदर ऑर्गेनेलीज है, तो मैं इसमें सिर्फ हमें माइटोकॉन्ड्रिया पे फोकस करना है, दैट्स वाई मैंने इतना बड़ा इसमें बना दिया, वरना इसमें और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं, लाइक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम और गोल्जी बॉडीज़। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इसमें क्या एक सेल है, ये सेल के अंदर क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। वो ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। इसमें मैंने बताया भी था कि नेट गेन ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन 8 ATP का होता है, जिसे ऐसे तो मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें भी मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनते हैं और 2 ATP हमारा ओवरऑल सिंथेसिस होता है। वैसे 4 सिंथेसिस होता है और 2 का यूज़ करते हैं, तो नेट कितना हुआ, 2 मिला, से 2 ATP बनता है और 2 NADH। 1 NADH का वैल्यू होता है 3 ATP, तो 2 NADH का वैल्यू कितना हुआ, 6 ATP, और यहाँ पर 2 ATP पहले से हमें बना है। तो ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस में हमें कितना हो रहा है, 8 ATP का गेन हो रहा है। मैंने तो तुम्हें 38 बनाया था, बट कब, जब क्रेब साइकिल ख़त्म हो जाता है तब। तो कैसे कैसे होता है तो देखते हैं। अभी हमारे पास तो 8 ATP है, अब 30 ATP हम लोग कहाँ से लाएंगे तो देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में हमें क्या हुआ, यहाँ पर 8 ATP मिल गया। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट क्या बना है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, बट अभी हम लोग यहाँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाएंगे, लेकिन जो एक पायरुविक एसिड के साथ होगा वही तो दूसरे पायरुविक एसिड के साथ होगा। तो अभी हम लोग 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में जो भी हमें हमारा मेन मोटो क्या है, ATP निकालना, बिकॉज वी आर गोइंग इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को तो कहा ही जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हमारा तो मेन मोटो है ATP निकालना। तो ATP का जितना भी हमें ATP निकलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अभी हम लोग 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन रहा है, तो इसलिए लास्ट में हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले देखो ग्लाइकोलाइसिस जो ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, दिस इज सेल, ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हुआ, ओवरऑल 8 ATP मिल गया। इस ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, पायरुविक एसिड। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड ये हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर डाल दिए, ठीक है। अब बोलोगे क्रेब साइकिल होता कहाँ पे है, तो ये मैट्रिक्स में होता है। मैंने 3 पार्ट बताया था, आउटर, इनर एंड मैट्रिक्स। तो ये क्रेब साइकिल मैट्रिक्स में होता है। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो मैं आज के नहीं कल वाले क्लास में वो पढ़ाऊंगी, आज बस क्रेब साइकिल। तो सबसे पहले क्या होता है, पायरुविक एसिड जो बना वो क्या हुआ, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे गया तो मैंने वो वाला इक्वेशन दिखलाया था ना, ये इक्वेशन कि पायरुविक एसिड ये जो हो रहा है कहाँ हो रहा है, मैट्रिक्स में। ये पायरुविक एसिड जैसे ही गया माइटोकॉन्ड्रिया में, वो क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम A दे दिया। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A है, तो अब हमें तो इसका यूज़ करना पड़ेगा। एसिटाइल कोएंजाइम का कैसे यूज़ करेंगे, तो लेट्स हैव अ लुक। देखो इसमें हम लोग करेंगे, देखो ये हो गया सपोज माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर लेयर, ठीक है, ये तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ है तुम्हारा मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या होता है, जो पायरुविक एसिड है उसका फॉर्मूला तो पता है ना, C3H4O3। देखो ये पायरुविक एसिड जैसे इंटर किया, हमें इस मेम्ब्रेन में नहीं जाना है, मैट्रिक्स में जाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ना करके थोड़ा अंदर की तरफ रो दिए हैं। तो इसका वैसे तो हमें ऐसा कुछ ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको अच्छा कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं इसको तुम्हें फॉर्मूला से बताती हूँ। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, लेकिन ऐसे आयोनाइज हो जाता है तो ठीक है, H वैसे माइनस में दे दो, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज देते हैं, मैंने बताया था। अब ये पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज से हमें प्रोडक्ट क्या मिला, एसिटाइल। एसिटाइल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो 3 कार्बन है,
तो हमें ये तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें हमारा मेन मोटो क्या था, एसिटाइल बनाना। तो यहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही पायरुविक डिहाइड्रोजनेज देते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। अब एक बात बताओ, यहाँ क्या हुआ है, कार्बन का ऑक्सीडेशन। तो ये तो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, हर जगह लिखा हुआ है। तो अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन भी तो होगा ना। तो रिडक्शन में क्या होता है, NAD जो होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है NADH2। और मैंने बताया था NADH2 तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें ATP बनाना है। एंड 1 NADH2 का वैल्यू कितना होता है, 3 ATP, ठीक है। लेकिन ये अभी हमें नहीं देता है, ये क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना यहाँ पे, तब जाके देता है। अभी ये क्या हुआ, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ तो उसके बदले यहाँ NAD से NADH2 के रिडक्शन हो गया इसका। क्यों, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज दिए, एसिटाइल हमें चाहिए था तो इसलिए CO2 निकाल दिया। अब इसमें क्या होता है, हम लोग उस टाइम क्या बताए थे, इसमें कोएंजाइम्स भी तो दिए थे। तो कोएंजाइम्स दिए तो पीछा थोड़ी छोड़ेगा। तो यहाँ पर कोएंजाइम्स जो दिए हैं, दैट्स वाई इसको हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम A बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा मेन मोटो क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम तो मिल गया, समझ गए कैसे होता है, कैसे रिडॉक्स होता है, कैसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकला, NADH2 मिला, उससे एसिटाइल कोएंजाइम A बना। अब ये मैट्रिक्स में एसिटाइल कोएंजाइम A आ गया। अब क्या होता है इसका, देखो इसमें 3 से 4 एसिड का यूज़ है। सबसे पहले देखो यहाँ पर, मतलब इसको याद करने के लिए, जैसे सॉक्स होते हैं ना, सॉक्स मतलब जो हम लोग शूज़ के अंदर पहनते हैं। तो मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी याद नहीं रहता है बहुत लोगों को, जैसे मुझे भी नहीं रहता था। तो मैं इसको एक ट्रिक बनाई थी ऐसे याद करने का। जैसे शॉक होता है ना, सॉक्स हटा दो, शॉक मतलब जैसे हम लोग को किसी का झटका लगता है, तो ये स्पेलिंग होता है ना, तो ये ना करके यहाँ H की जगह M कर दो, ठीक है। शॉक SHOC के होता है, तो उसके जगह H के जगह हम लोग M को रिप्लेस कर दिए। और यह करो, नीचे से इसको अरेंज कर दो, देखो SMOCK हुआ ना, ये SMOCK, ठीक है। एज फॉर ये फॉर्मूलाज तो सबको याद है, मतलब ये नाम से तो किसी को भी पता चल जाएगी कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये याद रहता है लेकिन सीक्वेंस नहीं याद रहता कहाँ पर क्या है, ठीक है। तो सक्सिनिक एसिड, मैलेट, ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रेट एंड देन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। इतना समझ गए, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सैलिक एसिड होता है ना, अब देखो साइट्रेट है तो उसके बाद आइसोसाइट्रेट आएगा, मतलब उसके बाद कुछ कुछ तो याद करना ही पड़ेगा, मतलब इतना के लिए बस मेरे पास एक ट्रिक था। साइट्रेट है, उसके नीचे एक आइसोसाइट्रेट होता है। उसके बाद देखो सक्सिनिक एसिड है, तो उससे पहले सक्सिनिल कोएंजाइम A है, ठीक है। और क्या, मैलेट है तो फ्यूमेरिक एसिड। अब वो कुछ कुछ जैसे क्या, जैसे साइट्रेट है तो उसके बाद आइसोसाइट्रेट हो जाएगा, ये तो याद करना पड़ेगा। सक्सिनिक एसिड से पहले सक्सिनिल कोएंजाइम होता है, और मैलेट से पहले फ्यूमेरिक होता है, फ्यूमेरिक एसिड। अब इसमें होता कैसे है, देखो ये एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है ना वो 2 कार्बन होता है, और ये जो ऑक्सैलिक एसिड होता है वो तो होता है 4 कार्बन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ये दोनों मिलता है तो इससे तो याद ही है ना, O के बाद C आ रहा है। ऑक्सैलिक एसिड में हम लोग क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम A का कुछ तो यूज़ करेंगे ना, वहाँ जो निकालें ऐसे ही थोड़ी वेस्ट होने देंगे, एनर्जी निकालेंगे, एक भी चीज़ को छोड़ने का नहीं। तो अब जैसे देखो ये है ऑक्सैलिक एसिड है, उसके बाद क्या आ रहा है, C फॉर साइट्रेट। तो जब ऑक्सैलिक एसिड में हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम में डाले तो हमें साइट्रेट मिला, उसके बाद आइसोसाइट्रेट। अब देखो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, K फॉर ऐसा समझो, K फॉर कीटो ग्लूटारिक एसिड है। अब अल्फा जैसे अच्छा ऑर्गेनिक में ऐसा होता है ना, अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन पे हम लोग कोई चीज़ कट करते हैं, मतलब वहाँ से वो एलिमेंट हटाते हैं या फिर उसकी जगह सब्सटीट्यूट करते हैं या फिर उसको हटा के डबल बॉन्ड लगाते हैं, होता है ना। तो उसी तरीके से अल्फ़ा है
तो अल्फ़ा से ऐसा जान लो कि उसके पोजीशन पे आगे पीछे दोनों, क्योंकि हम लोग क्या होता है जैसे देखते हैं ना कि कहाँ ही ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, कहाँ अच्छा हाइपर कंजुगेशन है, तो उसको देखने के लिए हमें दोनों बॉन्ड का देखना पड़ता है ना, अल्फ़ा पोजीशन का जो आगे है पीछे है, दोनों मतलब दोनों साइड के बॉन्ड्स को देखना पड़ता है। तो इसमें इस तरीके से देखो कि जो अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड है अल्फ़ा पोजीशन वाला, उसके ये बॉन्ड भी और ये दोनों, इसके ऊपर नीचे दोनों वाले बॉन्ड में क्या होगा कि इसको काटा गया, तो काटेगा तो क्या होगा, कुछ रिएक्शन तो होंगे, और यहाँ पर कोई भी रिएक्शन होगा तो वो रेडॉक्स ही होगा। जैसे मैंने उसमें दिखाया कि कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो उसके जगह रेडॉक्स होकर NADH2 भी निकल रहा है। तो जो अल्फ़ा पोजीशन पे अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड है, इसके दोनों बॉन्ड्स को तोड़े तो यहाँ क्या हुआ, रेडॉक्स हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला और उसके जगह रेडॉक्स के लिए NAD जो है NADH2 में भी हो गया, और सेम यहाँ भी हो गया, इसके पोजीशन पे कार्बन डाइऑक्साइड निकला और NAD से NADH2 निकल गया। इतना पोर्शन कवर। अब देखो उसके बाद जाता है सक्सिनिल कोएंजाइम। देखो जब सक्सिनिल कोएंजाइम से वो सक्सिनिक एसिड में जाता है तो NCERT में एक वर्ड लिखा है जिसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल। सबस्ट्रेट लेवल का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो वहाँ पर एक जगह मैंने यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर क्या, और यहाँ मैंने दिखाया कि NAD से NADH2 जब हम लोग बनाए यहाँ पे पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में जाने के लिए, तो ये जो NADH2 है जब ये ETS वाला दिखा रहा है तुम्हें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये है, तो जब NADH2 ETS में जाएगा तभी वो ATP प्रोड्यूस करेगा। लेकिन सबस्ट्रेट लेवल में ऐसा नहीं होता। जैसे बना सबस्ट्रेट लेवल का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे GDP से GTP बना तो उसको ETS में नहीं जाना, वो तुरंत ही एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। मतलब क्या होता है, सक्सिनिल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड में गया तो वो GTP से GTP में कन्वर्ट हुआ और वो GTP तुरंत जो है ना ADP को ATP में कन्वर्ट कर दिया। मतलब हमें ये सक्सिनिल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड जाने के टाइम तुरंत ही हमें ATP मिल गया। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ी मतलब एनर्जी निकालने के लिए, इसलिए इसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल कहते हैं, GDP से GTP में कन्वर्ट। क्योंकि जब GDP GTP में कन्वर्ट होता है तो वो ADP को हेल्प करता है कि आप तुरंत ATP में चेंज हो जाओ और एनर्जी दे दो। इसीलिए हम लोग इसको सबस्ट्रेट लेवल कहते हैं, जिसमें हम लोग को ETS में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट एनर्जी मिलती है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो सक्सिनिल कोएंजाइम के बाद जाता है वही मैलेट से पहले फ्यूमेरिक आता है। फ्यूमेरिक में क्या होता है, F से फ्यूमेरिक है, अब यहाँ पर NAD ना बन के NADH2 बनेगा। इसमें ऐसे याद करो फ्यूमेरिक है, फ्यूमेरिक बनने वाला तो उससे पहले FAD से FADH2 बनेगा। 1 FADH2 का मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 1 NADH2 का मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ठीक है, अब ये फ्यूमेरिक एसिड बना, उसके बाद मैलेट, उसके बाद जैसे ही वो मैलेट से ऑक्सैलिक में बना फिर से NADH2 निकलता है। ठीक है, एक ही जगह FADH2 निकलता है जहाँ फ्यूमेरिक है, F फॉर फ्यूमेरिक, F फॉर FADH2। ठीक है, सक्सिनिल कोएंजाइम A से जब वो सक्सिनिक एसिड में बनता है तब ATP निकलता है। कैसे, GTP उसको हेल्प करता है, सबस्ट्रेट लेवल होता है। बाकी ओवरऑल समझ के फिर क्या होता है, यहाँ पर से निकलता है फिर ऑक्सैलिक एसिड बनता है, फिर से वही प्रोसेस चलते रहता है। इसीलिए इसको मैंने शुरू में ही कह दिया था, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एनर्जी ऑब्टेन करते हैं इन फॉर्म ऑफ NADH2, FADH2, डायरेक्ट ATP। ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक ही हुआ ना, ऑक्सैलिक एसिड से स्टार्ट हुआ, साइट्रेट बना, अल्फा कीटोग्लूटारिक, सक्सिनिक, फ्यूमेरेट, मैलेट एंड देन फिर ऑक्सैलिक एसिड। तो ये तो साइक्लिक ही हुआ ना, जहाँ थे वहीं से फिर से स्टार्ट हो गए और हमें एनर्जी पे एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, अब देखो क्रेब साइकिल ख़त्म। मैंने क्या बताया था, मुझे 38 ATP चाहिए। अब कैसे चाहिए, अब देखो अच्छे से देखना। ग्लाइकोलाइसिस, जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना उसमें क्या क्या हुआ था, 2 ATP गेन और प्लस 2 NADH। 2 NADH का मतलब कितना होता है, 6 ATP। मतलब ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस में हमें क्या हो रहा है, 8 ATP मिला।
ठीक है, अब 30 कहाँ से आएगा? मैंने तो बोला था 38। देखो कैसे, देखो 1 2 3, 3 हुआ और 4। पायरुविक एसिड से एसिटाइल में, पायरुविक एसिड, अब यहाँ पायरुविक एसिड बना तो पायरुविक एसिड से जब वो एसिटाइल में कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम में, तब क्या हुआ? 1 NADH2 मिला, मतलब 3 ATP। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है। उसके बाद जैसे ही वो क्रेब साइकिल में घुसा, वहां से ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिड, क्योंकि साइक्लिक है ना, ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिड के टाइम 3 टाइम्स NADH2 प्रोड्यूस हुआ, मतलब 3 × 3 9 ATP। ठीक है, अब कितना? इसी में 1 FADH2 मिला, दैट इज 2 ATP। और एक देख बताया था मैंने, सबस्ट्रेट लेवल में डायरेक्ट ATP बना था, यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल है ना, यहाँ पर डायरेक्ट ATP बना 1 ATP, और एक यहाँ पर FADH2 बना, तो क्या होगा? 1 ATP। ये क्या है? सबस्ट्रेट लेवल वाला 1 ATP। अब जोड़ो, देखो 8 ATP यहाँ, 3 ATP यहाँ, 9 ATP यहाँ, 1 ATP यहाँ, और यहाँ एक 2 ATP। कितना हुआ? देखो 8 + 3 11, 11 + 9 कितना हुआ? 20, 21 और ये 23। अच्छा एक मिनट सुनो, ये जो 8 ATP है ये तो ग्लाइकोलाइसिस वाला है ना, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो पायरुविक एसिड वाला हमें जाना है ना, क्योंकि उसको तो डबल करना है, तो 8 वाला को तो नेग्लेक्ट करना है ना अभी। पहले देखो 3, 1 मिनट, आई विल हैव टू चेंज दिस, 3 9 1 कितना हुआ? 10 13 13 और 2 15, 15 ATP 1 पायरुविक एसिड के लिए। मैंने पहले ही बोल दिया था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ? 30 ATP फॉर 2 पायरुविक एसिड, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हुआ 30 ATP। और पहले के जो यहाँ पर 8 बचे हुए थे ग्लाइकोलाइसिस के, कितने हुए? 30 + 8 दैट इज 38। आ गया, देखा 38 ATP आया। यही पूरे क्रेब साइकिल में फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस टू द क्रेब साइकिल 38 ATP बनता है। कैसे कैसे बनता है मैंने बता दिया, ओवरऑल मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब इसके बाद भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको 1-2 बार पढ़ना, और कोई भी दिक्कत होगी कैसे क्या हुआ फिर से बताना, तो तुम लोग मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और ये मैंने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेब साइकिल बहुत अच्छा टॉपिक है, और यहाँ पर कैसे 38 ATP टोटल निकला फ्रॉम बिगनिंग, लाइक ग्लाइकोलाइसिस से लेके क्रेब साइकिल तक में टोटल 38 ATP बनते हैं। तो कैसे बनता है, क्या क्या होता है, ये सब एक बार मैंने जो पढ़ाया है एक बार इसको जाके अच्छे से देखना, उसके बाद NCERT पढ़ना देखना, यू विल लव इट। मतलब तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इतने अच्छे से मतलब ऐसे तो टीचर समझाते हैं बट बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैंने अपना पूरा ट्राई किया है इसे समझाने का, छोटे छोटे करके बहुत अच्छे से मैंने इसको डिस्क्राइब किया है इन माय ओपिनियन। और अगर तुम लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने बोलना, क्योंकि तुम लोगों ने तो कर दिया है, तो दूसरों को भेजना जो जिसे इंटरेस्ट हो और जो इस फील्ड में है, तो उसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इतने अच्छे से मैंने बताया है, क्योंकि मैंने सच में अच्छे से बताया, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसलिए तो इसे भेजना और स्टूडेंट्स को, ताकि उसे अच्छा लगे।
और नेक्स्ट कल मैं ETS पढ़ाऊँगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।